नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हूं पंकज और आज का हमारा टाइटल होने वाला है बाय वन और गेट थ्री। यानी एक ही क्वेश्चन जो मल्टीपल एग्जाम में जैसे एसएससी, रेलवे एंड यूपीएससी, सीडीएस, ये तीनों एग्जाम में जो सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बार बार, उसका जो है टॉप 100 क्वेश्चन का कलेक्शन लेकर आए हैं आपके साथ। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि क्वेश्चन है लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन को सीजीएल ने 2020 में पूछा है, एनटीपीसी ने 2021 में पूछा है और यूपीएससी सीडीएस ने इसे 2018 में पूछा है। ऐसे क्वेश्चंस जो होने वाले हैं, टॉप 100 क्वेश्चन हमारे पास होने वाले हैं। जो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। पहला जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है, क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन है लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। लाइट ईयर जो है किसका यूनिट है? ऑप्शन है टाइम का, डिस्टेंस का, या इंटेंसिटी ऑफ लाइट का, या मास का। किसका यूनिट हो जाएगा लाइट ईयर? ये जो क्वेश्चन है आपके सीजीएल 2020, आरआरबी एनटीपीसी 2021 और यूपीएससी सीडीएस के 2018 एग्जाम में पूछा है। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी डिस्टेंस की, दूरी की जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है? लाइट ईयर होती है। बात करते हैं लाइट ईयर की वैल्यू। अगर लाइट ईयर की वैल्यू वैल्यू की बात करें, एक लाइट ईयर बराबर कितना किलोमीटर होता है? तो ये तकरीबन होता है 9.46 गुणे 10 के पावर 12 किलोमीटर। ठीक है, बात करते हैं क्या डिस्टेंस मापने के लिए लाइट ईयर से भी बड़ी यूनिट है कोई? तो हाँ, उससे भी बड़ी एक यूनिट है जिसका नाम क्या होता है? पारसेक। क्या होता है? पारसेक होता है एक यूनिट। ये भी क्या नापती है? ये भी जो है आपको डिस्टेंस ही नापती है। क्या नापती है? ये भी डिस्टेंस ही नापती है। बात करते हैं एक पारसेक इक्वल टू कितना लाइट ईयर होगा। तो अगर एक पारसेक की बात करें तो एक पारसेक इक्वल टू होगा 3.26 लाइट ईयर। ठीक है, ये थे कुछ इसके जुड़े हुए फैक्ट। चलिए देखते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन को। पहला जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है, क्वेश्चन है लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। आपके पास ऑप्शन होने वाला है टाइम, उसके बाद डिस्टेंस, या इंटेंसिटी ऑफ लाइट, या मास। क्या होगा इसका आंसर? लाइट ईयर है किसकी यूनिट है? जल्दी से बताइएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा डिस्टेंस की, यानी दूरी की। किसकी हो जाएगी? डिस्टेंस की हो जाएगी। बात करते हैं एक लाइट ईयर की वैल्यू कितनी होती है। तो अगर एक लाइट ईयर बराबर अगर बात करें कितना किलोमीटर होता है, तो ये होता है 9.46 इंटू 10 टू द पावर 12 किलोमीटर। इतना होता है एक लाइट ईयर बराबर, है ना? इतना किलोमीटर होता है। बात करते हैं क्या डिस्टेंस नापने के लिए लाइट ईयर से भी बड़ी यूनिट है कोई? तो हाँ, लाइट ईयर से भी बड़ी यूनिट है जिसको कहते हैं पारसेक। क्या कहते हैं? पारसेक इसको कहते हैं। ये जो होती हैं डिस्टेंस नापने की सबसे बड़ी यूनिट होती है। बात करते हैं एक पारसेक इक्वल टू कितना लाइट ईयर हो जाएगा। तो अगर इसकी बात हम करें तो एक जो पारसेक बराबर हो जाएगा, मैं पी से डोनेट कर देता हूँ पारसेक को। एक पारसेक इक्वल टू हो जाएगा 3.26 लाइट ईयर के इक्वल हो जाएगा ये। इसको भी आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारा होने वाला है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हमारा होने वाला है सोडियम जो है धातु किससे डुबो कर रखा जाता है। सोडियम जो मेटल होता है उसको किस में डुबो कर रखा जाता है? क्या होगा इसका आंसर? आप लोग सभी लोग इसका जरूर आंसर बताइएगा। सोडियम मेटल किस में डुबो के रखा जाता है? एक मिनट। ऑप्शन है आपके पास जो है मिट्टी का तेल यानी किरोसिन, उसके बाद वाटर या अल्कोहल या एसिटिक एसिड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका मिट्टी का तेल यानी किरोसिन। किरोसिन में डुबो कर रखा जाता है सोडियम जो है मेटल को। क्यों रखा जाता है? क्योंकि ये पानी में ये क्या कर लेता है, बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर लेता है। जैसे हम लोग दिवाली में जो क्रैकर्स जलाते हैं उसमें भी किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम का ही उपयोग किया जाता है। बात करते हैं, सोडियम और पोटेशियम इतनी मुलायम धातुएं हैं कि इन्हें चाकू से काट सकते हैं। तो सोडियम के लिए एक और बात हम लोग नोट कर सकते हैं यहाँ पे कि सोडियम को जो है, सोडियम का फार्मूला क्या होता है? Na होता है। इसको जो है आसानी से काट सकते हैं। इसको जो है इजी इजी मेथड से क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं, कट कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है आपके CHSL एग्जाम के 2019 में, उसके बाद ग्रुप डी के 2022 में और यूपीएससी सीडीएस के 2017 एग्जाम में पूछ लिया गया है। आते अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा रहा ये क्वेश्चन है विच इज द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? बताइए इसका आंसर क्या होगा।
इसकी बात करें तो क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फीमर। क्या हो जाएगा? फीमर हो जाएगा। क्या कहते हैं इसको? फीमर हो जाता है। बात करते हैं फीमर होती कहाँ है, तो ये जो होती है जांग में आती है आपके। फीमर जो बोन्स है ये आपके जांग में आती है। ठीक है, ये जो पैर की हड्डी होती है सबसे बड़ी हड्डी होती है। बात कर ले अगर सबसे छोटी हड्डी की, सबसे अगर छोटी हड्डी की बात कर ले, स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट अगर स्मॉलेस्ट बोन की बात कर ले तो ये कौन सी होती है? ये होती है स्टेप्स। क्या होती है? स्टेप्स इसका नाम होता है, जो कि कहाँ पाई जाती है? ये जो बोन्स है आपके स्टेप्स बोन है, ये पाई जाती है आपके ईयर में, यानी कान में पाई जाती है आपके। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, यानी विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा। और ये क्वेश्चन एमटीएस के जो है 2022 एग्जाम में, एनटीपीसी 2020 और यूपीएससी सीडीएस के 2020 एग्जाम में पूछा गया है। बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की, तो इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? इसका एसआई मात्रक हो जाएगा एम्पियर। क्या हो जाएगा? एम्पियर हो जाएगा इसका एसआई मात्रक। ठीक है, बात करते हैं विद्युत धारा को किससे नापा जाता है। इलेक्ट्रिक करंट को जो है किससे नापा जाता है, किस इंस्ट्रूमेंट से? तो उसका नाम होता है एमीमीटर। क्या नाम होता है? उसका नाम होता है एमीमीटर। ये भी याद रखिएगा। बात करते हैं एमीमीटर को अगर सर्किट में, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि एमीमीटर को जो है सर्किट में किस तरह जोड़ते हैं, पैरेलल में जोड़ते हैं या सीरीज में जोड़ते हैं। तो इसका आंसर आप लोग हमेशा दीजिएगा, इसको सीरीज में जोड़ते हैं। किस में जोड़ते हैं? सीरीज में जोड़ते हैं। और एमीमीटर से ही जो रिलेटेड क्वेश्चन आता है वोल्ट मीटर का, इसका वोल्ट मीटर का आता है। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि वोल्ट मीटर को पैरेलल जोड़ते हैं या सीरीज में जोड़ते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा पैरेलल। किस में जोड़ते हैं? पैरेलल जोड़ते हैं, यानी समांतर श्रेणी में इसको हम जोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा होने वाला 5। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है जो ब्लीचिंग पाउडर है, ब्लीचिंग पाउडर का जो है केमिकल नेम क्या है। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। और ये क्वेश्चन जो आपके सीजीएल 2021, आरआरबी जेई 2019 और यूपीएससी सीडीएस के 2016 एग्जाम में पूछ लिया गया है। बात करते हैं, मैं हर एक क्वेश्चन में ईयर डिस्कस नहीं करूंगा, तो सभी क्वेश्चन के नीचे ईयर मेंशन है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, नहीं तो क्लास की ड्यूरेशन ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा इसका आंसर। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है। अगला क्वेश्चन जो हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर का जो होता है केमिकल नेम क्या होता है। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। और ये जो क्वेश्चन है सीजीएल 2021, आरआरबी जेई 2019 और यूपीएससी सीडीएस के एग्जाम 2016 में पूछा गया है। ऑप्शन है आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या सोडियम कार्बोनेट या सोडियम क्लोराइड। क्या होगा इसका आंसर, बताइएगा जल्दी से। तो बात करें ब्लीचिंग पाउडर की, तो ब्लीचिंग पाउडर का जो होता है केमिकल नेम होता है, ये होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। बात करें इसकी फॉर्मूला की, और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की अगर फॉर्मूला की बात कर ले तो ये होता है CaOCl2। CaOCl2 ये होता है, क्या होता है? ये होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसी को क्या कहा जाता है? ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है। बात करते हैं इसका जो यूज है, इसका यूज कहाँ किया जाता है। अगर इस ब्लीचिंग पाउडर के यूज की बात कर लें तो इसे यूज किया जाता है कपड़े धोने में। क्या, किस में किया जाता है? कपड़े धोने में किया जाता है, या जो है पानी के कीटाणुओं को मारने के लिए किया जाता है। तो लिख सकते हैं ऐसा कि वॉशिंग क्लॉथ। क्या होता है? वॉशिंग क्लॉथ। ठीक है, इसका यूज पढ़ लेते हैं। बात करते हैं बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस गुजारने से इसका निर्माण होता है। तो क्वेश्चन ये भी आएगा कि ब्लीचिंग पाउडर जो है किससे निर्मित होता है। तो अगर बुझा हुआ चूने पर, किस पे? बुझा हुआ यानी ड्राई, यानी बुझा हुआ चूने की बात करें, बुझा चूने पर, बुझा हुआ, एक मिनट, बुझा हुआ चूने पर जब हम क्लोरीन गैस गुजारते हैं, कौन सी गैस गुजारते हैं? क्लोरीन गैस को पास कराते हैं, तो क्या बन जाता है हमारा बन जाता है ब्लीचिंग पाउडर। आते हैं अगले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा होने वाला है क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आप लोग आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास कि विटामिन सी का जो है केमिकल नेम क्या होने वाला है। ऑप्शन है आपके पास रेटिनॉल, थाइमाइन या स्कॉर्बिक एसिड या टेकोफेरोल। क्या होगा इसका आंसर? इसका अगर आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। क्या हो जाएगा? एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड जो नाम होता है किसका, विटामिन सी का नाम होता है। बात करते हैं इसके कुछ फैक्ट की। एक मिनट, अगर इसकी फैक्ट की बात करें तो इनकी कमी से है होता है स्कर्वी रोग हो जाता है। तो विटामिन सी की कमी से क्या हो जाएगा, अगर विटामिन सी की बात करें तो इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाएगा, इसकी कमी से हो जाएगा स्कर्वी। क्या हो जाएगा, स्कर्वी रोग हो जाएगा, इसको भी याद रखिएगा। बात करते हैं स्कर्वी रोग हो जाता है जिससे क्या होता है, मसूड़ों में खून आ जाता है। बात करते हैं इसकी सोर्स की अगर बात कर लिया जाए, इसके अगर सोर्स की बात कर लिया जाए, विटामिन सी का सोर्स क्या क्या होता है, तो ये आप याद रख सकते हैं। जैसे आंवला हो जाएगा हमारा, उसके बाद संतरा हो जाएगा, ऑरेंज हो जाएगा, ठीक है, ऑरेंज हो जाएगा, उसके बाद आंवला हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, सोर्स होता है। जो भी खट्टे फल हैं वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे विटामिन सी के सोर्स हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा होने वाला है 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ वर्क, यानी कार्य का जो है मात्रक निम्नलिखित में से कौन है। ऑप्शन आपके पास है जूल, न्यूटन, वॉट या पास्कल। क्या होगा इसका आंसर, इसके अगर आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा जूल। क्या हो जाएगा, जूल जो होती है ये होता है वर्क का जो होता है ऐसा ही मात्रक होता है, ऐसा यूनिट होता है। बात करें इसके कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट की, तो कार्य और ऊर्जा दोनों किसका है, एनर्जी का जो है वर्क एंड एनर्जी दोनों का ऐसा मात्रक जूल ही होता है। तो जूल किसका एक और यूनिट हो सकता है, तो एक तो हो गया वर्क का हो गया, और एक किसका हो जाएगा, एनर्जी, किसका, एनर्जी। इस दोनों का जो ऐसा यूनिट की अगर बात करें, ऐसा यूनिट की बात करें तो क्या हो जाएगा, वो हमेशा आपको देखने को मिलेगा जूल। बात करते हैं कार्य के ये जो हमारा वर्क है, इसके अगर सीजीएस में अगर यूनिट पूछा जाए तो ये हो जाएगा अर्ग। क्या हो जाएगा, अर्ग हो जाएगा। अगर सीजीएस में पूछ लिया जाए तो सीजीएस यूनिट में, सीजीएस यूनिट में जो है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अर्ग। क्या बोलते हैं, अर्ग बोलते हैं। बात करते हैं एक जूल बराबर कितना अर्ग होता है, तो अगर एक जूल बराबर अर्ग की बात किया जाए तो एक जूल बराबर होगा 10 के पावर 7 अर्ग। इसको भी याद रखिएगा, एक जूल इक्वल टू क्या होता है, 10 के पावर 7 अर्ग होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा होने वाला क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन हमारा ये रहा, देखिए और इसका आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन है आपके पास कि ब्रास इज एन एलॉय ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, पीतल जो है किसका मिश्रण है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका तांबा और जिंक का, यानी तांबा और जस्ता। क्या हो जाएगा आपका पास, ऑप्शन हो जाएगा कॉपर हो जाएगा एंड हो जाएगा जिंक। क्या हो जाएगा, जिंक। इसका अलॉय क्या होता है, इसी का अलॉय क्या कहलाता है, ब्रास कहलाता है। बात करते हैं इसमें अगर रेशियो की बात कर लिया जाए कि कॉपर कितना परसेंट होता है और जिंक कितना परसेंट होता है, तो कॉपर इसमें लगभग 70% होता है और जिंक कितना होता है, ये लगभग 30% होता है। इसको भी याद रखिएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा होने वाला है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है जो मनुष्य का जो ह्यूमन का ब्लड होता है उसका पीएच वैल्यू कितना होता है, बताइए। 6.4, 7.0 या 7.4 या 8.0। क्या होगा इसका आंसर, इसका जो आंसर होने वाला है वो हो जाएगा 7.0। ये होता है ह्यूमन ब्लड का जो होता है आपका पीएच वैल्यू होता है। बात करें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट की, तो जो ह्यूमन का जो ब्लड होता है वो हल्का क्षारीय होता है। क्या होता है, हल्का क्षारीय होता है, यानी स्लाइटली एल्कलाइन होता है। क्या होता है, स्लाइटली एल्कलाइन होता है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आ गया है कि ब्लड जो होता है बेसिक होता है नेचर में या एल्कलाइन होता है, तो हम लोग टिक करेंगे स्लाइटली एल्कलाइन होते हैं। बात करते हैं इस पीएच वैल्यू को, इस पीएच वैल्यू को किससे निकाला जाता है, तो ये पीएच स्केल के द्वारा निकाला जाता है। किसके द्वारा निकाला जाता है, पीएच स्केल के द्वारा। तो इस पीएच स्केल की खोज किसने की, क्वेश्चन ये भी है। पीएच स्केल की खोज किसने की थी, तो ये किया था सोरेनसन ने। किसने किया था, सोरेनसन ने किया था खोज, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन हमारा होने वाला है 10। हमारा क्वेश्चन है कि जो मायोपिया है, मायोपिया मतलब जो है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है अवतल लेंस, यानी अवतल लेंस को और क्या कहते हैं, कनकेव लेंस भी कहते हैं आपके पास। क्या कहते हैं, कनकेव लेंस कहते हैं। दूसरा है कन्वेक्स लेंस, बाइफोकल लेंस या सिलेंड्रिकल लेंस। क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अवतल लेंस।
क्या हो जाएगा, अवतल लेंस होगा यानी कनकेव लेंस होगा। बात करते हैं निकट दृष्टि दोष की, तो निकट दृष्टि दोष में जो है किसी भी व्यक्ति को निकट की वस्तु दिखता है लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखता है, इसे ही क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया कहते हैं। बात करते हैं मायोपिया में जो है, इसमें जो इमेज है, अगर मायोपिया की बात कर ले, इसमें अगर इमेज की बात कर ले, इमेज कहाँ फॉर्मेशन होता है, इसका इमेज कहाँ बनता है, तो इसका जो इमेज है रेटिना के आगे बन जाता है। तो कहाँ बनता है इसका इमेज, बिफोर रेटिना, रेटिना के पहले ही बन जाता है, जिसके कारण दूर की वस्तु इसमें दिखाई नहीं देती है। बात करते हैं अगर इसी साथ अगर हम देख ले कनकेव लेंस की, सॉरी कन्वेक्स लेंस की यानी उत्तल लेंस की, तो इसका जो यूज है किस में किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है हाइपरमेट्रोपिया में। किस में किया जाता है, हाइपरमेट्रोपिया में, मेट्रोपिया में। हाइपरमेट्रोपिया को क्या कहते हैं और क्या कहते हैं इसको, इसको अगर कहते हैं हिंदी में बात करें तो दूरदृष्टि दोष। क्या कहते हैं, दूरदृष्टि दोष, यानी इसमें दूर की वस्तु दिखता है लेकिन अगर नियर की बात करें, नज़दीक ऑब्जेक्ट इसमें साफ साफ क्लियर नहीं दिखता है, किसमें, हाइपरमेट्रोपिया में। और इसका जो इसमें जो निकट जो दोष होता है, यानी इसमें जो दूर की वस्तु दिखता है लेकिन नज़दीक की वस्तु नहीं दिखता है, इसको ठीक करने के लिए जो लेंस उपयोग किया जाता है वो किया जाता है कन्वेक्स लेंस का। इसमें अगर बात करें इमेज की, तो इसमें इमेज कहाँ बनेगी, अगर दूरदृष्टि दोष की बात करें तो अगर इसमें इमेज बनने की बात करें तो क्या बनेगी इमेज, इसकी अगर इमेज आप लोग बताइएगा, इमेज बनेगा आफ्टर रेटिना। क्या बनेगा, आफ्टर रेटिना बनेगा इमेज, ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला क्वेश्चन नंबर 11। चलिए फटाक से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन है आपका पास कि हु प्रपोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत जो है यानी नियम किसने दिया था। चलिए बताइए क्या हो जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हु प्रपोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है वो किसने दिया था। ऑप्शन आपके पास है जॉन डाल्टन, उसके बाद एंटोनी लेवियस, उसके बाद जोसेफ प्राउस्ट या डी ब्राजिल। क्या होगा इसका आंसर, इसके अगर आंसर की बात करें, करेक्ट आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका एंटोनी लेवेशियस। क्या हो जाएगा, एंटोनी लेवेशियस। बात करें अगर, क्या हो जाएगा ये एंटोनी आपका हो जाएगा, लेवोजियर भी इसको कहते हैं, चाहे इसको लेवोजियर भी कह सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं लेवेजियर, यानी लेवेजियर को आधुनिक रसायन का विज्ञान कहा जाता है, यानी फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री भी इसको कहा जाता है। किसको, इन्हीं को, एंटोनी लेवेजियर को। इसको क्या कहा जाता है, इसकी अगर बात करें तो इसको कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। इसको भी याद रखिएगा। बात करते हैं अगर इस नियम की अगर बात करें, इस लॉ की बात करें, तो इस लॉ के जो अकॉर्डिंग है, जो मास होता है, क्या होता है, मास जो होता है नौ तो क्रिएट किया जा सकता है और नौ ही इसको इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। मास को ना ही क्या किया जा सकता है, ना क्रिएट किया जा सकता है और ना ही इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के थ्रू। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा होने वाला क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन हु डिस्कवर पेनिसिलिन, यानी पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, आप लोग बताइएगा। ऑप्शन आपके पास अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लुई पासर, रॉबर्ट कोच या एडवर्ड जेनर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसके जो करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्या हो जाएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इन्होंने जो है पेनिसिलिन की खोज की थी। बात करते हैं इसके अगर एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो यह जो है वर्ल्ड की पहली एंटीबायोटिक थी जिसे 1928 में खोजा गया। तो बात करते हैं पेनिसिलिन की, तो पेनिसिलिन को कब खोजा गया, 1928 में। कब खोजा गया, 1928 में, 1928 में खोजा गया। बात करते हैं वर्ल्ड की जो फर्स्ट एंटीबायोटिक थी, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, वर्ल्ड्स फर्स्ट जो थी ये क्या थी, एंटीबायोटिक थी। क्या थी,
एंटीबायोटिक थी। तो क्वेश्चन ये अगर आ गया, क्वेश्चन सीधे सीधे अगर पेनिसिलिन का नाम ना दे, क्वेश्चन अगर ये आ जाए कि जो है वर्ल्ड की पहली जो एंटीबायोटिक की खोज किसने किया था, तो ये क्या हम टिक कर लेंगे, हम टिक कर लेंगे वहाँ पे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब ने जो है इनकी खोज की थी। कब किया था, तो 1928 में किया था। बात करते हैं पेनिसिलिन की। तो पेनिसिलिन जो है फंगस से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है, इस पेनिसिलिन की बात करें, अगर इस पेनिसिलिन की बात करें तो ये कहाँ से प्राप्त किया जाता है, फंगस से। कहाँ से, फंगस से इसे प्राप्त किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन कब कब आ चुका है, ये क्वेश्चन आपका CHSL 2020, NTPC 2020 और UPSC CDS के 2018 एग्जाम में आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 13। चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आपके पास, हु propounded द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, यानी सापेक्षता का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था। ऑप्शन आपके पास है आइजैक न्यूटन, गैलीलियो गैलीली, उसके बाद अल्बर्ट आइंस्टीन या CB रमन। क्या होगा इसका आंसर, जल्दी बताइएगा आप लोग, क्या होगा। इसका अगर करेक्ट आंसर की बात कर ले तो ये हो जाएगा अल्बर्ट आइंस्टीन। यही जो थे ये क्या दिए थे, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया था, जिसके अकॉर्डिंग अगर बात करें इसकी फेमस फार्मूला की बात करें, किसकी, अल्बर्ट आइंस्टीन की फेमस फार्मूला की बात करें तो ये था E=mc²। क्या था, E=mc²। बात करते हैं आइंस्टीन को 1921 में जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए नोबेल प्राइज मिला था। तो इनको नोबेल प्राइज कब मिला था, इनको नोबेल प्राइज कब मिला है, अगर इनको नोबेल प्राइज की बात करें तो ये मिला है 1921 में। कब मिला है, 1921 में मिला। और किस लिए मिला है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। किसके लिए मिला है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिला है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिला है नोबेल प्राइज, किसको, अल्बर्ट आइंस्टीन को। और इसका फेमस फार्मूला क्या है, E=mc²। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर हमारा होने वाला क्वेश्चन नंबर 14। चलिए क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ लाफिंग गैस। लाफिंग गैस जिसे कहते हैं हंसने वाली गैस, इसका जो केमिकल नाम क्या होता है। ऑप्शन आपके पास नाइट्रस ऑक्साइड, उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड, सॉरी पहला है नाइट्रिक ऑक्साइड, दूसरा है नाइट्रस ऑक्साइड, उसके बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या अमोनिया। क्या होगा इसका आंसर, इसकी अगर बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है इसी को कहते हैं लाफिंग गैस। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं लाफिंग गैस। क्या होता है ये, नाइट्रस ऑक्साइड होता है ये। क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड। इसकी अगर फार्मूला की बात कर लें तो फार्मूला इसका होता है N2O, इसको कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। बात करते हैं इसकी खोज किसने की थी। अगर इसकी खोज की अगर बात करें, नाइट्रस ऑक्साइड की, लाफिंग गैस की खोज की अगर बात कर लें तो इसका जो है खोज किया था जोसेफ प्रिस्टले ने किया था। किसने किया था, जोसेफ प्रिस्टले, ये भी याद रखिएगा। बात करते हैं इसका यूज, नाइट्रस ऑक्साइड का यूज कहाँ किया जाता है, तो इसका यूज किया जाता है सर्जरी में, और जो डेंटिस्ट करते हैं इसका भी उपयोग भी करते हैं। तो सर्जरी में एक तो हो गया, सर्जरी में हो गया, और एक होता है डेंटिस्ट। कौन करते हैं, डेंटिस्ट करते हैं इसका उपयोग, ये भी याद रखिएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है 15। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन जो हमारा होने वाला है, माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज व्हाट ऑफ द सेल, यानी माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का क्या कहा जाता है। ऑप्शन आपके पास, क्या पावर हाउस कहा जाता है, या सुसाइडल बैग कहा जाता है, एक मिनट, क्या इसको कंट्रोल रूम कहा जाता है, या प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा पावर हाउस। क्या कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को जो है सेल का क्या कहा जाता है, पावर हाउस कहा जाता है। बात करते हैं इसमें कोशिका शोषण के दौरान ATP एनर्जी करेंसी का जो है निर्माण होता है। तो अगर बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में जो है कौन सी एनर्जी जो है, एनर्जी जो इसमें फॉर्म होती है वो किस रूप में होती है, तो उसका नाम होगा ATP। इसी को क्या कहा जाता है, एनर्जी करेंसी। क्या कहा जाता है, एनर्जी करेंसी, एनर्जी करेंसी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के जो है
अपना खुद का डीएनए होता है। क्या होता है? हैव डीएनए, ये भी याद रखिएगा, इसके पास अपना खुद का डीएनए होता है। अगला क्वेश्चन पे बात करें, अगला क्वेश्चन हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, और कई सारे हमने अच्छे एपिसोड जो है क्वेश्चन का कलेक्शन हमने लेकर आया है अपने दिशा शशि भाई पंकज के यूट्यूब चैनल पे, तो आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। बात करते हैं, क्वेश्चन हमारा स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन विच मीडियम। बताइए क्या होगा इसका आंसर। जो है ध्वनि की जो चाल सबसे ज्यादा किस में होती है? आपका ऑप्शन है एयर, वाटर, सॉलिड या वैक्यूम। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका जो आंसर हो जाएगा सॉलिड ही होगा। क्या हो जाएगा? सॉलिड हो जाएगा। सॉलिड में जो होता है स्पीड ऑफ साउंड होता है मैक्सिमम होता है। बात करते हैं वैक्यूम में क्या होता है इसकी स्पीड। इस निर्वात की बात कर ले वैक्यूम में, तो वैक्यूम में नहीं होता है, इसमें साउंड ट्रैवल नहीं करती है। क्या करती है? इसमें साउंड जो है ट्रैवल नहीं कर पाती है, क्योंकि साउंड को ट्रैवल करने के लिए क्या चाहिए? कोई ना कोई मीडियम की जो है ज़रूरत चाहिए, इसको मीडियम इसके लिए नेसेसरी है। बात करते हैं तापमान बढ़ने पे क्या, टेम्परेचर बढ़ने पे वायु में ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, तो इसका आंसर होगा या यस। अगर स्पीड ऑफ साउंड की बात करें तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, क्या करते हैं, एक मिनट, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो साउंड क्या हो जाएगा? साउंड भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। इसको भी याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है कई बार। लेकिन इसको ट्रैवल करने के लिए किसी न किसी मीडियम की रिक्वायर्ड जरूर होगी, यानी वैक्यूम में कभी भी ट्रैवल नहीं करेगी। इसलिए जो मून पे जाते हैं, एस्ट्रोनॉट जाते हैं, उसको आपने देखा होगा कि आपस में जब बात करते हैं तो वो उस सूट के जरिए करते हैं, ना कि वो आपस में बात कर रहे होते हैं खुले करके। ठीक है, तो उसका जो माउथ होता है वो स्पेशल हेलमेट के द्वारा ढका होता है, जिसके कारण वो बात कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 17। चलिए, क्वेश्चन है आपके पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से। क्वेश्चन क्या है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसे किसने दिया था? हु प्रेजेंटेड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? आपके पास है डेमेट्री मैंडलीव, जॉन मैंडलीव, हेनरी मोजले या जोहान डेबराइनर। क्या होगा इसका आंसर? बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए, अभी तक आपको करेक्ट आंसर पता चल ही गया होगा। इसका सही आंसर होगा हेनरी मोजले। इसने ही दिया था क्या? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। बात करते हैं पहले के पीरियोडिक टेबल में, पहले भी कई साइंटिस्ट आए, पीरियोडिक टेबल को अपने हिसाब से क्या किए, उसको अरेंज किए, लेकिन हेनरी मोजले ने किस बेसिस पे इसको ऑर्गेनाइज किया है, जिसके कारण इसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो फादर कहा जाने लगा। तो देखिए, इससे पहले जितने भी साइंटिस्ट आए, उसने पीरियोडिक टेबल का अरेंजमेंट किया था किस पे? मास के अकॉर्डिंग। किसके? मास के अकॉर्डिंग, जो कि क्या हो गया, अनसक्सेसफुल रहा। लेकिन वहां से इसका बेस बन चुका था, स्ट्रक्चर। लेकिन जैसे ही मोजले साहब आए, तो इन्होंने जो है पीरियोडिक टेबल में इसमें जो एलिमेंट थे उसको सजाया था एटॉमिक नंबर के दम पे। किस पे? एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग सजाया था, जिसके कारण इसका जो है पीरियोडिक टेबल शानदार रहा और इनको फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहा गया। बात करते हैं मेंडलीव की, अगर बात कर लें, यहाँ पे आपको मेंडलीव साहब दिख जाएंगे। अगर इस मेंडलीव की बात करें तो इन्होंने भी क्या किया था, अपना जो है पीरियोडिक टेबल दिए थे इन्होंने भी, लेकिन इनका पीरियोडिक टेबल किस पे था? एटॉमिक मास। जितने भी साइंटिस्ट जो थे हेनरी मोजले से पहले, उस सब का जो है पीरियोडिक टेबल किस पे था? एटॉमिक मास पे ही बेस्ड था। इसको भी याद रख लीजिएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन हमारा होने वाला 18। चलिए, क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्वेश्चन है आपके पास, विच इज यूनिवर्सल रिसेप्टेंट ब्लड ग्रुप? यानी सबग्राही यानी रक्त जो समूह होता है वो कौन सा होता है, यानी कौन सा ब्लड ग्रुप वाले लोग हैं कि सबका ब्लड ले सकते हैं वो, यानी रिसेप्टेंट है, दे नहीं सकते लेकिन ले सकते हो सबका ब्लड। कौन सा होगा इसका आंसर? आपके पास है ग्रुप ओ, ग्रुप ए बी या बी। क्या होगा इसका आंसर? अरे इसका करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर हो जाएगा ए बी ग्रुप वाले, जो ब्लड ग्रुप वाले लोग होते हैं सभी से क्या कर सकते हैं? ब्लड ले सकते हैं। लेकिन बात कर ले वहाँ पर ब्लड ओ की बात कर ले, ओ ग्रुप वाले, तो ये क्या कर सकते हैं? सबको जो है यूनिवर्सल डोनर होते हैं, यानी सबको ब्लड दे सकते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? यूनिवर्सल
डोनर कहते हैं। किसको? ब्लड ग्रुप ओ को। ठीक है, लेकिन ए बी को क्या कहते हैं? इसको यूनिवर्सल रेसेप्टेंट कहते हैं, इसको भी याद रखिएगा। बात करते हैं जो ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी। अगर ये क्वेश्चन आया है हुआ क्वेश्चन, वैसे ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या दीजिएगा? ये जो ब्लड ग्रुप है, इसको सबसे पहले खोज किसने किया था, इसका डिस्कवर किसने किया था? इसका आंसर आप लोग क्या दीजिएगा, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा कार्ल लैंडस्टनर। क्या था? कार्ल लैंडस्टेनर। ठीक है, STINER। इसने ही सबसे पहले क्या किया था, जो है ब्लड ग्रुप की खोज किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन ये रहा हमारा। क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ द सन। चलिए बताइए, जो सन की एनर्जी है उसका जो मेन सोर्स क्या है? यहाँ पे इंग्लिश में अगर लिख दूँ तो ये हो जाएगा न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या हो जाएगा? न्यूक्लियर फ्यूजन। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर? नाभिकीय संलयन हो जाएगा, नाभिकीय विखंडन हो जाएगा, या रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा? और ये क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं MTS के 2022, RRB ALP में 2019 में, और UPSC CDS एग्जाम के 2017 के एग्जाम में पूछा गया। सारे जो क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन 3 अलग अलग एग्जामों में पूछा गया है। तो सारे जो क्वेश्चन है हमारे बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, इस पर कोई शक नहीं करने का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको पता ही चल गया होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन। इसी के कारण जो होता है सन में एनर्जी हमेशा कंटिन्यूसली बना रहता है। बात करते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन है क्या। अगर इसकी बात करें, ये है क्या, तो एक प्रोसेस है जिसमें हाइड्रोजन, जिसको कहते हैं H2, और हीलियम, ये दोनों आपस में मिलकर क्या करते हैं, आपस में दोनों मिलकर के संलयन करते हैं और क्या बनाते हैं, लगातार जो है सन में एनर्जी का फॉर्मेशन करते हैं। बात करते हैं हाइड्रोजन बम की, तो हाइड्रोजन बम भी जो है न्यूक्लियर फ्यूजन के बेस पे ही काम करते हैं। किस पे करते हैं? हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम की अगर बात कर लें तो ये किस प्रोसेस पे काम करता है? न्यूक्लियर फ्यूजन के प्रोसेस पे ही काम करता है। लेकिन अगर बात करें एटॉमिक बम की अगर बात कर ले तो वो काम करता है न्यूक्लियर फ्यूजन पे। किस पे? न्यूक्लियर फ्यूजन पे। इसको भी याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। एटॉमिक किस पे? सॉरी, एटॉमिक बम की बात कर रहे थे। ये काम करता है किस पे? एटॉमिक फ्यूजन पे। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 20। चलिए क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आपके पास, विच एसिड इज मेनली प्रेजेंट इन विनेगर, यानी सिरका में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? क्या होगा इसका सही आंसर, बताइए आप लोग। ऑप्शन है आपके पास सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, या फॉर्मिक एसिड। क्या होगा इसका आंसर? तो बात करें, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एसिटिक एसिड। यही होगा क्या? विनेगर में पाया जाने वाला एसिड। बात करते हैं, अगर एसिटिक एसिड का फॉर्मूला अगर हमसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में तो क्या बताएंगे? तो इसका फॉर्मूला अगर बात कर लिया जाए तो ये होता है CH3C, और एक मिनट, COOH। ये होता है एसिटिक एसिड का फॉर्मूला। बात करते हैं, सिरका जो होता है यानी विनेगर जो होता है, एसिटिक एसिड का 5 से 8% जलीय घोल होता है। तो ये जो विनेगर होता है यानी सिरका होता है, एसिटिक एसिड का कितना होता है? 5 से 8% एवरेज ये होता है। ठीक है, ये इसका मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर है 21। चलिए बताइए, क्वेश्चन है आपके पास, जो रेन जो है एसिड रेन, यानी एसिड रेन विच गैस आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन, अम्ल वर्षा के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है? ऑप्शन है आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। उसके बाद अगर इसका मैं फॉर्मूला लिख दूं, SO2 एंड क्या हमारा था, एक था नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसको NO2 लिख देता हूँ। एक मिनट, थोड़ा छोटा पड़ गया, NO2। ठीक है, दूसरा जो हमारा ऑप्शन होने वाला है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, या ओजोन और मोनोऑक्साइड यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, या अमोनिया एंड हीलियम। क्या हो जाएगा इसका आंसर? चलिए बताइए। अभी तक आप लोगों को पता चल चुका होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, जो होता है एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बात करते हैं, यह गैस वर्षा जल के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड बनाती है। कौन सी एसिड बनाती है?
ये जो है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये मिलकर क्या बनाती हैं, सल्फ्यूरिक एसिड बनाती हैं। क्या बनाती हैं, सल्फ्यूरिक एसिड बनाती हैं। और क्या बनाती हैं साथ में, नाइट्रिक एसिड बनाती है। क्या बनाती है, नाइट्रिक एसिड भी बनाती है और ये अम्ल वर्षा करा देती है। बात करते हैं स्टोन कैंसर यानी संगमरमर का क्षरण अम्ल वर्षा के कारण ही होता है। किसी के घर में अगर स्टोन जो यानी संगमरमर लगा होगा तो उसका जो है धीरे धीरे उसकी जो होता है क्षति यानी धीरे धीरे घिसने लगता है, धीरे धीरे वो खराब होने लगता है। किसके कारण, ये एसिड रेन के कारण ही। तो इसके कारण क्या होता है, स्टोन कैंसर होता है। स्टोन में कैंसर क्या होता है, स्टोन में कैंसर कौन करता है, ये करता है एसिड रेन। इसको भी याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है एग्जाम में। आते हैं अगले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा होने वाला है 22। चलिए फटाक से क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन हमारे पास, विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। ऑप्शन आपके पास पैनक्रियाज, उसके बाद है यकृत यानी लीवर, उसके बाद है आपके पास थायराइड या प्यूटरिटी ग्लैंड। क्या होगा इसका आंसर, चलिए बताइए। तो अभी तक आपको इसका आंसर जो पता चल ही चुका होगा, इसका आंसर होगा लीवर। लीवर जो होता है ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है। बात करते हैं लीवर्स। लीवर जो है बाइल जूस का जो है फॉर्मेशन करता है। लीवर किसका फॉर्मेशन करता है, फॉर्मेशन यानी बनाता क्या है, ये बनाता है बाइल जूस। क्या बनाता है, बाइल जूस बनाता है। इसको भी याद रखिएगा। बात करते हैं मानव शरीर की सबसे बड़ी अगर अंतःस्राव यानी इंडोक्राइन की बात करें तो वो हो जाएगा थायराइड। क्या हो जाएगा, ये जो थायराइड होता है हमारा मानव शरीर की जो होता है लार्जेस्ट क्या होता है, इंडोक्राइन ग्रंथि होती है। क्या होती है, इंडोक्राइन ग्लैंड होता है। ये कौन सा, थायराइड, ये इंडोक्राइन है, याद रखिएगा। और बात करते हैं यहाँ पे क्या हम लोग लार्जेस्ट ग्लैंड की बात करें तो वो लीवर होगा, लेकिन इंडोक्राइन में अगर ग्लैंड की बात करें सबसे बड़ा तो हो जाएगा थायराइड। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा है 22। चलिए क्वेश्चन है हमारे पास, ओम्स लॉ इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ओम का नियम किससे संबंधित है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन आपके पास इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिज्म या हीट या लाइट। क्या होगा इसका आंसर, इसका सही आंसर की बात करें तो हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट। क्या हो जाएगा, विद्युत धारा। विद्युत धारा से संबंधित कौन है, ओम्स लॉ। बात करते हैं ओम्स लॉ की अगर बात करें, क्या करें, ओम्स लॉ की बात करें तो इसके अकॉर्डिंग क्या था, फॉर्मूला दिया गया था। इसके अकॉर्डिंग कई बार पूछ लिया जाता है आपसे। जैसे इसके फार्मूला की बात करें तो एक इनका फेमस फार्मूला था V इक्वल टू आई आर। क्या था, V इक्वल टू आई आर। बात करते हैं रजिस्टेंस का, तो अगर रजिस्टेंस की बात करें तो ये भी किस में आता है, ओम्स लॉ में ही आता है। क्योंकि इसका जो है रजिस्टेंस का यूनिट की अगर बात पूछ लिया जाए को, अगर रजिस्टेंस का यूनिट पूछा जाए, किसका, रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस यूनिट। रेजिस्टेंस का हिंदी क्या होता है, इसका हिंदी होता है प्रतिरोध। तो इसका अगर यूनिट की बात करें तो वो होता है ओम। क्या होता है, ओम। और ओम का सिंबल होता है ये, इससे डिनोट करते हैं ओम का। ठीक है, ओम को किससे डिनोट करते हैं, ये जो हमारा सिंबल आपको दिख रहा है जो कि पुला जैसा है, ब्रिज जैसा है, इससे डिनोट करते हैं किसको, ओम को। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन हमारा है 24। चलिए क्वेश्चन हमारे पास है बेकिंग सोडा से। बेकिंग सोडा का रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा। ऑप्शन आपके पास Na2CO3, NaSCO3 या NaOH या NaCl। क्या होगा इसका आंसर, बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसकी अगर बात करें तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी NaHCO3, जिसे कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। बात करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट की अगर बात कर लें तो इसे फायर एक्सटिंग्विशर यानी अग्निशामक में भी उपयोग किया जाता है। इसका कहाँ उपयोग किया जाता है, सोडियम कार्बोनेट का यूज का अगर बात कर लिया जाए, इसका यूज का बात किया कर लिया जाए तो फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर इसमें भी यूज किया जाता है। बात करते हैं, अगर ये तो हमारा था बेकिंग सोडा, क्या था, बेकिंग सोडा। अगर हम वॉशिंग सोडा की अगर बात कर लें
किसकी बात कर ले, वॉशिंग सोडा की। तो इसकी फार्मूला भी पूछा जाता है कई बार। तो वॉशिंग सोडा का फार्मूला क्या हो जाएगा, बताइए आप लोग। वॉशिंग सोडा का फार्मूला क्या हो जाएगा, इसका जो फार्मूला होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। क्या होता है, Na2CO3 इंटू 10H2O। ये होता है वॉशिंग सोडा का फार्मूला। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है 25। चलिए क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग। क्वेश्चन है आपके पास, विच विटामिन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग, यानी रक्त का थक्का बनाने में किस विटामिन की जो है महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आपके पास ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के या विटामिन B12। बताइए इसका आंसर। इसका जो आंसर हो जाएगा अगर बात करें तो ये हो जाएगा विटामिन के। ये जो विटामिन के होता है ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। जैसे हमारे बॉडी पे कहीं कट लग जाता है या खरोच आता है तो कुछ समय के बाद वो जो घाव होते हैं अपने आप भरने लगते हैं। वो किस कारण, वो होता है विटामिन के कारण, उसे ही ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। बात करते हैं विटामिन के की अगर रासायनिक केमिकल नेम की अगर बात कर लिया जाए, केमिकल नेम की अगर बात कर लिया जाए तो इसका केमिकल नेम क्या होगा। इसका केमिकल नेम होता है फिलोक्यूनॉन। क्या होता है, फिलोक्यूनॉन। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। क्या है इसका केमिकल नेम, फिलोक्यूनिन है। बात करते हैं हीमोफीलिया रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता है तो ब्लड क्लॉटिंग अगर बात कर ले, यहाँ पे था तो कि ब्लड क्लॉटिंग किसके कारण होता है, विटामिन के कारण। लेकिन अगर ब्लड क्लॉटिंग किस में नहीं होता है, किस रोग में, तो हम टिक करेंगे हीमोफीलिया में। किसमें, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जो डिजीज होता है उसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है, ये भी याद रख लीजिएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा होने वाला है 26। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। चलिए बताइए। क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन है कि दूरदृष्टि दोष यानी हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, और ये क्वेश्चन हमने इससे पहले ही किया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसके आंसर की बात करें तो हो जाएगा कन्वेक्स लेंस। हाइपरमेट्रोपिया यानी दूरदृष्टि दोष में क्या दिखता है, दूर की वस्तु दिखता है लेकिन नजदीक की वस्तु नहीं दिखता है। ठीक है, बात करते हैं अगर उत्तल लेंस की, अगर यानी उत्तल लेंस यानी कन्वेक्स लेंस की पावर अगर ये पूछ लिया जाए कि पॉजिटिव होता है या निगेटिव होता है तो क्या टिक कीजिएगा। पूछा गया है कि जो उत्तल लेंस होती है यानी कन्वेक्स लेंस होती है इसकी अगर पावर की बात करें तो ये हमेशा प्लस होती है। क्या होती है, प्लस होती है, पॉजिटिव होती है। क्या होती है, पॉजिटिव होता है। लेकिन यहीं पे बात करें अवतल लेंस की यानी कन्वेक्स जो है हमारा कनकेव लेंस, इसकी अगर हम लोग साइन की बात करें तो ये हमेशा निगेटिव होता है यानी ऋणात्मक होता है। क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ये भी याद रख लीजिएगा, पूछ लिया जाता है साइन इसका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा होने वाला 27। क्वेश्चन है हमारा कि विच मेन मेटल्स आर एलॉयड विथ आयरन एंड स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील में जो है लोहे के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है, यानी स्टेनलेस स्टील जो है किसका मिश्रण है। चलिए बताइए इसका आंसर। क्या होगा इसका आंसर, मैं इसको इंग्लिश कर देता हूं, क्रोमियम एंड निकेल। ठीक है, तो यही हो जाएगा, इसका आंसर भी यही हो जाएगा कि जो है स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहा के साथ यानी आयरन के साथ और क्या मिलाया जाता है, क्रोमियम मिलाया जाता है एंड निकेल को मिलाया जाता है, तब बनता है हमारा आयरन जो है हमारा स्टेनलेस स्टील बनता है। बात करते हैं स्टील को जंग रोधी यानी उसको जो रस्ट से उसमें रस्ट नहीं लगता है, स्टेनलेस स्टील का ये खासियत है। ये किस कारण होता है कि उसमें रस्ट नहीं लगता है, तो इसका कारण होता है उसमें एक चीज मिलाया जाता है जिसका नाम है क्रोजन रेजिस्टेंट, जिसका नाम है क्रोमियम। क्या नाम है, क्रोमियम मिलाते हैं, जो काम करता है किसका, ये काम करता है कोरोजन रेजिस्टेंट यानी जंग रोधी का काम करता है। ये भी याद रख लीजिएगा कि स्टेनलेस स्टील में ही मिलाया जाता है, लेकिन किसके लिए मिलाया जाता है, उसको जो है जंग से बचाने के लिए। ठीक है, ये भी याद रख लीजिएगा। बात करते हैं इसमें लगभग 0 से 1% या 1% तक कार्बन भी होता है। तो स्टेनलेस स्टील में आयरन होता है, उसके साथ क्रोमियम एंड
जो है हमारा निकेल भी होता है, और इसके साथ और क्या होता है, और अगर बात कर ले स्टेनलेस स्टील में तो और क्या होता है, ये होता है कार्बन। यानी CO2 कितना हो सकता है, 0 से 1 या 1% तक हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर हमारा 28। चलिए क्वेश्चन बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन हमारा है, अभी जो हम लोग जितना क्वेश्चन कर रहे हैं वो जो क्वेश्चन है मेनली GS का है, जिसमें आते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। इसके बाद ये जब 50 पे जाएंगे हम लोग, किस पे जाएंगे, 50 पे जाएंगे, उसके तुरंत बाद हम लोग करेंगे GK, यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। वहाँ से स्टार्ट होंगे हमारे 50 क्वेश्चन। तो ये जो है वीडियो 2 पार्ट में एक ही, मतलब वीडियो एक ही बनेगा लेकिन पार्ट इसका 2 रहने वाला है। ठीक है, तो आप लोग कंप्लीट देखिएगा। अभी जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं आपके पास 50 तक, वो सारे साइंस के क्वेश्चन ही होंगे, तो इसके लिए घबराइएगा नहीं, क्योंकि आपने जो है थंबनेल पे, पोस्टर पे क्या देखा था, GK एंड GS, और आपको लग रहा होगा कि खाली GS ही पढ़ रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है, कौन सा हिस्सा शरीर के संतुलन और आसन को नियंत्रित करता है। Which part of the human brain controls body balance and posture? तो इसका आंसर हो जाएगा सेरिबेलम। क्या हो जाएगा, सेरिबेलम हो जाएगा। ठीक है, सेरिबेलम जो है ह्यूमन बॉडी के जो है, ये जो बॉडी को जो कंट्रोल करती हैं और इसको बैलेंस करती हैं। बात करते हैं इसमें छोटा, यानी लिटिल ब्रेन भी कहा जाता है सेरिबेलम को, और क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है लिटिल ब्रेन। लिटिल ब्रेन यानी छोटा जो है मस्तिष्क, इसको कहा जाता है। बात करते हैं शराब पीने पर मस्तिष्क का यही हिस्सा सबसे पहले प्रभावित होता है। तो सेरिबेलम जो है ज़्यादा ड्रिंक करने वाले व्यक्ति के लिए, जो व्यक्ति ड्रिंक करते हैं यानी शराब पीते हैं, अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, उसका सबसे पहले पार्ट खराब कौन सा होता है, यह होता है सेरिबेलम। क्या होता है, सेरिबेलम उसका जो है सबसे पहले प्रभावित होता है। अलग क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर हमारा होने वाला है 29। चलिए क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन अ फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्पेरिकल मिरर। क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन है आपके पास F=R/2, F=2R या F=R या F=R। क्या हो जाएगा इसका आंसर। अगर इसका सही आंसर की हम लोग बात कर लें तो ये हो जाएगा F=R/2, यानी फोकस जो होती है हमेशा वक्रता त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है। यानी ऐसे भी कर सकते कि हमेशा जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, फोकस जो होता है उसकी दोगुना होगा। बात करते हैं प्लेन मिरर की, तो प्लेन मिरर की फोकस दूरी क्या हो जाएगी। अगर क्वेश्चन ये आ जाए तो प्लेन मिरर जो है, इसकी अगर हम बात कर लें, इसकी अगर हम फोकस दूरी की बात कर ले, फोकस डिस्टेंस, तो ये कितनी होती है, ये अनंत होती है भैया। कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है, इसका कोई लिमिट ही नहीं है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर हमारा होने वाला ये 30 नंबर का क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन सॉल्व कीजिए फटाक से। क्वेश्चन आपके पास, व्हाट इज द रेशियो ऑफ कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया जो होता है इसमें सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सांद्र नाइट्रिक एसिड का अनुपात यानी रेशियो कितना होता है। तो इसका आंसर जो आपको हो जाएगा देखने को मिलता है, वो मिलता है हमको 3:1 में, 3:1 में देखने को मिलता है। कितना, 3:1 में देखने को मिलेगा आप में। इसका 3 पार्ट क्या होता है, HCl होता है। क्या होता है, 3 पार्ट जो होता है HCl होता है। और बात करें एक पार्ट की, तो एक पार्ट क्या होता है, एक पार्ट HNO3। HNO3 से कहते हैं नाइट्रिक एसिड, यानी कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड देखने को मिलता है। इसको याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा टाइम रिपीट हुआ ये क्वेश्चन, दोनों का रेशियो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, ये जो है हमारा HCl और HNO3 या जिसे कहते हैं एक्वा रेजिया, इसका यूज कहाँ किया जाता है। एक्वा रेजिया की अगर यूज आपसे पूछे तो क्या हो जाएगा, ये होता है गोल्ड को जो है धोलने में, यानी गोल्ड जो है, गोल्ड जैसी वस्तुओं को
घोलने में सक्षम होता है, इसी में इसका उपयोग किया जाता है। तो गोल्ड को क्या करने में, गोल्ड को डिजोल्व करने में, इसको गोल्ड को डिजोल्व करने में यूज किया जाता है किसका, एक्वा रिजिया का। बात करते हैं गोल्ड के साथ क्या क्या कोई और भी मेटल है, तो हाँ प्लेटिनियम का, प्लेटिनियम का। इसका भी, इसमें इसको भी डिजोल्व करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ये किया जाता है एक्वा रिजिया का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन हमारा है विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो होता है तो कौन सी गैस रिलीज करती हैं पेड़ पौधे, क्या होगा इसका आंसर, सभी को पता ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। ये गैस जो है रिलीज करती है कौन, प्लांट्स रिलीज करती है। और कौन सी गैस लेती है अंदर, तो वो लेती है कार्बन डाइऑक्साइड। बात करते हैं, अगर बात करें पौधे CO2 को है ये अपने अंदर लेते हैं और O2 को आप छोड़ देते हैं बाहर। लेकिन बात कर ले मैग्नीशियम जो होता है क्लोरोफिल का मुख्य एक घटक भी होता है। तो क्लोरोफिल, अगर यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जो होता है क्लोरोफिल, क्या अगर बात करें, एक मिनट, बात करें क्लोरोफिल, ये कहाँ पाया जाता है, क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, तो लीव्स ऑफ प्लांट, लीव्स ऑफ प्लांट यानी पत्तियों में पाया जाता है, पेड़ पौधे के पत्तियों में पाया जाता है। और इसी के कारण जो होता है प्लांट का कलर जो क्या होता है, ग्रीन होता है। और ये जो है किसका पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, अभी अभी हम लोगों ने देखा था, ये जो पिगमेंट होगा ये होगा किसका, मैग्नीशियम का। किसका, मैग्नीशियम का पिगमेंट कौन है, क्लोरोफिल। ठीक है। और इसी के कारण क्या होता है, प्लांट का जो होता है, प्लांट के जो होता है लीव्स होते हैं, पत्ते होते हैं, उसका कलर क्या होता है, हरा होता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो। आपको वीडियो जरा भी अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी साथ साथ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन को। अगला जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है 32। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है विच मिरर इज यूज फॉर सेविंग पर्पस, यानी दाढ़ी बनाने के लिए जो सैलून में है किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन आपके पास है अवतल दर्पण, उसके बाद उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या पैराबोलिक मिरर। क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। ये कनकेव मिरर है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ही हो जाएगा ऑप्शन ए यानी अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का जो उपयोग किया जाता है वो सेविंग के लिए, सेविंग पर्पज से किस में किया जाता है, सैलून वगैरह में भी किया जाता है। बात करते हैं इसमें जो है अवतल दर्पण में यानी कनकेव मिरर में, इसमें जो इमेज बनता है वह चेहरे को सीधा और बड़ा प्रतिबिंब दिखाता है। तो अगर इसमें बात आए कि जो इसमें जो है इमेज कैसा होता है, अगर इसमें इमेज फॉर्मेशन की बात आए कि इमेज कैसा बनता है, तो इसमें बनता है बिग। इमेज कैसा बनता है, बिग बनता है और सीधा बनता है। क्या बनता है, सीधा बनता है इसमें। ठीक है। बात करते हैं इसका उपयोग और कहाँ किया जाता है। अगर बात करें इसकी कॉनकेव, जो हमारा कॉनकेव मिरर उसका उपयोग जैसे सौर कुकर में इसका उपयोग किया जाता है, और सर्च लाइट में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और व्हीकल का जो आगे का हेडलाइट होता है, व्हीकल के आगे के हेडलाइट में भी किसका उपयोग किया जाता है, इसी का उपयोग किया जाता है कनकेव मिरर का। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर हमारा होने वाला 33। चलिए क्वेश्चन है हमारा, जो द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस जिसे कहते हैं LPG, इसका मुख्य घटक क्या है। व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ऑप्शन है आपके पास मीथेन, इथेन, ब्यूटेन एंड प्रोपेन और एसिटिलीन। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसकी सही आंसर की बात करें तो हो जाएगा ब्यूटेन और प्रोपेन। क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा और प्रोपेन हो जाएगा, ब्यूटेन एंड क्या हो जाएगा, प्रोपेन। यही जो होता है हमारे LPG गैस में क्या रहता है, इसी के वजह से हमारा LPG के गैस के अंदर के जो है ईंधन के रूप में ये काम करता है और गैस जलता है और उस पर खाना बनता है। तो इसका अगर मुख्य जो अगर बात करें मेन कंपोनेंट की, तो वो क्या क्या होते हैं, ब्यूटेन होते हैं और प्रोपेन होते हैं। बात करते हैं ब्यूटेन की, अगर फार्मूला पूछ लिया जाए, इसका अगर फार्मूला पूछ लिया जाए तो क्या हो जाएगा, C4H10। क्या हो जाएगा, C4H10 हो जाएगा इसका फार्मूला। ठीक है। और इसकी फार्मूला की बात करें तो ये क्या हो जाएगा,
C3H8 हो जाएगा किसका, प्रोपेन का फॉर्मूला। बात करते हैं, अगर एलपीजी में आपने देखा होगा गैस में, इसमें एक स्मेल वाली गैस मिलाई जाती है जो कि लीकेज का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसमें गैस मिलाई जाती है, क्यों, वो गैस का नाम क्या है वो पूछता है। इसमें जो गैस मिलाई जाती है लीकेज का पता लगाने के लिए, स्मेल वाली गैस, उस गैस का नाम क्या होता है, उसका नाम होता है एथिल मरकैप्टन। क्या होता है, एथिल मरकैप्टन, मरकैप्टन, इसको भी याद रखिएगा। एथिल मरकैप्टन जो गैस है इसमें मिलाया जाता है एलपीजी में, ताकि जो है लीकेज का पता चल सके। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा है 34। चलिए, क्वेश्चन है हमारा कि हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है, विच मेटल इज प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन। क्या होगा इसका आंसर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोहा। क्या हो जाएगा, लोहा यानी आयरन। आयरन जो है यही पाया जाता है किसमें, हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। बात करते हैं हीमोग्लोबिन क्या करता है, तो हीमोग्लोबिन जो है ब्लड में ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए जिम्मेदार है। तो अगर हीमोग्लोबिन की बात कर ले, ये क्या करते हैं, ब्लड में क्या करते हैं, इसका काम है, ब्लड के अंदर काम क्या है, ट्रांसपोर्ट का, ट्रांसपोर्ट का। और ट्रांसपोर्ट किसका करता है, ऑक्सीजन का करता है। इसको भी याद रखिएगा। बात करते हैं हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग हो सकता है, तो इसकी कमी से अगर रोग की बात करें, कौन सा रोग हो सकता है, तो वो है एनीमिया। कौन सा, एनीमिया जो रोग है, डिजीज है, वो किसके कमी के कारण होता है, वो होता है हीमोग्लोबिन की कमी के कारण, या आयरन की कमी के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 35। चलिए, क्वेश्चन है हमारा कि तड़ित चालक यानी लाइटिंग जो कंडक्टर है, इसका आविष्कार किसने किया था, हु इन्वेंटेड द लाइटिंग कंडक्टर। चलिए, इसका आंसर बताइए आप लोग, क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन है आपके पास माइकल फैराडे, बेंजामिन फ्रैंकलिन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल या थॉमस एडिशन। क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन्होंने ही लाइटनिंग कंडक्टर का जो सबसे पहले इन्वेंटेड किया था, इन्वेशन किया था। बात करते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन, इन्हें क्या खोजा था, इन्होंने लाइटनिंग कंडक्टर जो है इन्होंने खोजा था। बात करते हैं, ये जो है ये कॉपर जैसी सुचालक धातु का बना होता है। तो अगर बात करें लाइटनिंग कंडक्टर की, तो ये किसका बना होता है, तो ये कॉपर का बना होता है। किसका बना होता है, कॉपर का बना होता है। इसको भी याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा 36। क्वेश्चन रहा हमारा ये, क्वेश्चन है वाई इज सिल्वर ब्रोमाइड यूज इन फोटोग्राफी। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला सिल्वर ब्रोमाइड का रासायनिक उपयोग किया जाता है, वो क्यों किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा, प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता यानी सेंसिटिव टू लाइट, इसके लिए उपयोग किया जाता है किसका, सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है। क्या हो जाएगा इसका, सेंसिटिव टू लाइट। ठीक है, इसके लिए उपयोग किया जाता है किसका, इसके लिए किया जाता है सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है फोटोग्राफी में। बात करते हैं फोटोग्राफी में हाइपो का उपयोग फिक्सर के रूप में होता है। हाइपो मतलब सोडियम थायोसल्फेट। अगर इसमें फोटोग्राफी में बात करें तो और किसका उपयोग किया जाता है, इसमें अगर बात करें फिक्सर के रूप में, फिक्सर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है हाइपो। किसको किया जाता है, हाइपो का उपयोग किया जाता है, जिसे कहते हैं सोडियम थायोसल्फेट। क्या करते हैं, सोडियम, एक मिनट, थायोसल्फेट। ठीक है, बात करते हैं, अगर कृत्रिम वर्षा की बात करें, कृत्रिम वर्षा जो ह्यूमन जो वर्षा कराते हैं, वो जो होता है किस के कारण होता है, कौन सा केमिकल स्प्रे करने से जो होता है ह्यूमन अपने आप जो है बादलों में वो जो है उस एलिमेंट को मिला करके बारिश करवा सकते हैं, तो उसका नाम है सिल्वर ब्रोमाइड। क्या नाम, सॉरी, सिल्वर आयोडाइड। क्या नाम है, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड। इसका फॉर्मूला होता है AgI।
इसी का उपयोग करता है कृत्रिम बारिश कराने में, यानी आर्टिफिशियल रेन कराने में किसका उपयोग किया जाता है? ये किया जाता है सिल्वर आयोडेट का, जिसका फॉर्मूला होता है AgI। इसको भी याद रखिएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है 37। चलिए, क्वेश्चन हमारा ये रहा। क्वेश्चन है एंटीबायोटिक पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? एंटीबायोटिक पेनिसिलिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच ऑर्गेनिज्म? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो होगा कवक यानी फंगस हो जाएगा। और ये क्वेश्चन हमने किया है, किससे किया जाता है? फंगस से किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। बात करते हैं, यह जो है इससे पहली बार जो है पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से निकाला गया था, और यह कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल के निर्माण को रोककर बैक्टीरिया को मारता है। तो किसको निर्माण को रोक देता है? ये सेल वॉल के निर्माण को रोक देता है। कौन? पेनिसिलिन सेल वॉल के फॉर्मेशन को रोक देता है, सेल वॉल फॉर्मेशन को स्टॉप करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा होने वाला 38। चलिए, क्वेश्चन है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी? यानी आवृत्ति की जो है एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन है आपके पास मीटर प्रति सेकेंड, हर्ट, सेकेंड या जूल। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा हर्ट। क्या हो जाएगा? हर्ट हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा? हर्ट हो जाएगा, जिसे डिनोट करते हैं HZ से। बात करें अगर, ये तो फ्रीक्वेंसी हो गई, अगर बात करें मानव का जो एयर है, जो कितनी फ्रीक्वेंसी की साउंड सुन सकता है, कितनी कैपेसिटी होती है? तो ये होता है 20 HZ से, 20 HZ से लेकर 20,000 HZ तक। 20,000 HZ तक के जो ध्वनि को मानव सुन सकता है। बात करते हैं टाइम पीरियड की। तो टाइम पीरियड जो होता है, अब ये सॉरी फ्रीक्वेंसी जो होता है टाइम पीरियड के क्या होता है? टाइम पीरियड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी F इक्वल टू, बात करें यहाँ पे, एक मिनट, F इक्वल टू 1/T होता है। क्या होता है? F इक्वल टू 1/T होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारा है 39। क्वेश्चन रहा हमारा ये, क्वेश्चन है बुझा हुआ चूना यानी स्लैग्ड लाइम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला क्या होता है? ऑप्शन है CaO, Ca इंटू OH2 या CaCO3 या CaCl2। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा Ca इंटू OH2। ये होता है स्लैग्ड लाइम यानी बुझा हुआ चूना का रासायनिक केमिकल फॉर्मूला। बात करते हैं बुझा हुआ चूना यानी क्विक लाइम, CaO होता है। तो ये बुझा हुआ चूना क्या होता है? ये क्विक लाइम होता है। क्या होता है? क्विक, सॉरी बिना बुझा हुआ चूना की बात कर रहे थे हम लोग। ये बुझा हुआ चूना तो सेलेक्ट लाइम हो गया, लेकिन अगर बात करें, एक मिनट, बात करें बिना बुझा हुआ चूना यानी नॉन सेलेक्ट लाइम, नॉन सेलेक्ट लाइम, इसको क्या कहते हैं? बिना बुझा हुआ चूने को क्या कहते हैं? अगर इसकी बात कर लिया जाए तो इसको कहते हैं, इसको कहते हैं क्विक लाइम। क्या कहते हैं? क्विक लाइम कहते हैं इसको। इसका फार्मूला क्या होता है? इसकी फार्मूला होता है CaO। बात करते हैं चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर दूधिया यानी मिल्की रंग हो जाता है। तो इसका जो रंग है वो मिल्क यानी वाइट कलर का होता है। वो किसके कारण होता है? इसमें जो है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस देने के कारण जो होता है, इसका कलर क्या हो जाता है? इसका कलर निकल के आता है मिल्की। कौन सा कलर की निकल के आता है? मिल्की कलर निकल के आता है। तो जब भी क्वेश्चन आए कि जो चूना का जो होता है रंग जो होता है उजला क्यों होता है, किसके कारण होता है, तो बोलेंगे कि उसमें मिलाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसके कारण उसका जो रंग है वो मिल्की हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन हमारा है वेयर आर रेड ब्लड सेल्स फॉर्म इन ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर में जो है लाल रक्त कोशिका का निर्माण कहाँ होता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है आपके पास लीवर में, बोन मैरो, स्प्लीन या हार्ट में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोन मैरो, यानी अस्थि मज्जा में जो निर्माण होता है किसका? RBC का होता है। अगर बात करते हैं RBC की लाइफ टाइम की, तो इसका जीवन काल कितने दिनों का होता है? RBC का जो है लाइफ कितने दिनों का होता है?
तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आए तो टिक करेंगे 120 डे, 120 दिन ही ये जिंदा रह पाते हैं। बात करते हैं स्प्लीन को आरबीसी का ग्रेवयार्ड कहा जाता है। तो यहाँ जो स्प्लीन देख रहे हैं आप लोग, एक मिनट, ये जो स्प्लीन है इसको क्या कहा जाता है? स्प्लीन को जो आरबीसी का कब्रिस्तान यानी ग्रेवयार्ड कहा जाता है, तो इसको कहा जाएगा ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ठीक है, यानी जो है आरबीसी का कब्रिस्तान। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा होने वाला 41। चलिए क्वेश्चन हमारा ये रहा। क्वेश्चन है विच कलर ऑफ लाइट हैज द मिनिमम स्कैटरिंग? किस रंग के प्रकाश का जो प्रकीर्णन है सबसे कम होता है? ऑप्शन है वायलेट, ब्लू, उसके बाद रेड या ग्रीन। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा रेड। क्या हो जाएगा? रेड का जो होता है स्कैटरिंग वो मिनिमम होता है। बात करते हैं सबसे ज़्यादा किसका होता है, तो अगर सबसे ज़्यादा की बात आए तो वो हो जाएगा बैगनी का, यानी वायलेट कलर का। इसका जो स्कैटरिंग होता है क्या होता है? मैक्सिमम स्कैटरिंग होता है, या मैक्सिमम एक्सेटर भी लिख देते हैं। बात करते हैं लाल, जो रेड कलर है इसका वेवलेंथ सबसे अधिक होता है, इसलिए खतरे के निशान में भी इसी का उपयोग किया जाता है। तो रेड कलर की अगर बात करें तो इसका वेवलेंथ क्या होगा? वेवलेंथ क्या होगा? मैक्सिमम होता है, सभी कलर से ज़्यादा होता है। किसका? रेड कलर का। आते अगले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा होने वाला है 42। चलिए क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारा विच इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन नेचर? प्राकृतिक में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन है आपके पास ग्रेफाइट, उसके बाद आपके पास हो जाएगा डायमंड, उसके बाद है आपके पास टंगस्टन या क्वार्टज। क्या होगा इसका आंसर? सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा डायमंड। क्या हो जाएगा? डायमंड जो होता है सबसे हार्डेस्ट मेटल होता है नेचर में। बात करते हैं डायमंड किसका एलोट्रॉप होता है? ये किसका एलोट्रॉप होता है? बताइए क्या होगा इसका आंसर? डायमंड किसका एलोट्रॉप होगा? तो ये हो जाएगा कार्बन का। किसका हो जाएगा? कार्बन का ही एलोट्रॉप होता है क्या? डायमंड। बात करते हैं जो है क्या डायमंड जो है करंट का कंडक्टर होता है या नहीं होता है, और हीट का होता है कि नहीं? इसका आंसर आप लोग क्या दीजिएगा? बात करें अगर डायमंड की, तो ये करंट का जो है गुड कंडक्टर नहीं होगा, मतलब करंट का जो है अच्छा सुचालक नहीं होगा। लेकिन अगर बात कर ले हीट का अगर अच्छा सुचालक होगा या कंडक्टर होगा, तो यस, हीट का जो है अच्छा सुचालक होता है कौन? डायमंड होता है। इसको भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला 43। क्वेश्चन है हमारा चेचक के टीके यानी स्मॉल पॉक्स वैक्सीन की खोज सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शन है आपके पास लुइस पास्चर, एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या रॉबर्ट कोच। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले स्मॉल पॉक्स वैक्सीन की खोज किया था। किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, बात करते हैं इसे फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी भी कहा जाता है। किन्हें? इन्हें फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी भी कहा जाता है, यानी प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। ठीक है, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी इसे कहा जाता है। किसको? एडवर्ड जेनर को। बात करते हैं रेबीज के टीके की खोज किसने किया था? तो हो जाएगा लुइस पास्चर। लुइस पास्चर ने किसके किया था? ये किया था रेबीज के टीके का जो है मतलब आविष्कार किया था। तो यहाँ पे क्या करेंगे? रेबीज वैक्सीन की खोज किसने किया था? ये किया था लुई पास्चर ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारा होने वाला क्वेश्चन नंबर 44। चलिए क्वेश्चन है हमारा प्रेशर का जो है ऐसा यूनिट क्या होता है? व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर? ऑप्शन आपके पास पास्कल, जूल, वाट और न्यूटन। क्या हो जाएगा इसका आंसर?
तो इसका आंसर हो जाएगा पास्कल। पास्कल जो है ये किसका यूनिट है? प्रेशर का यूनिट है। बात करते हैं 1 पास्कल इक्वल टू कितना न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा? तो 1 पास्कल अगर बात करें, 1 पास्कल इक्वल टू होता है 1 न्यूटन बट्टे मीटर स्क्वायर। ये होता है 1 पास्कल का जो होता है फॉर्मूला। बात करते हैं वायुमंडल दाब मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ये तो हो गया प्रेशर। और बात करते हैं प्रेशर, अगर वो वाला प्रेशर बात करें जो वायुमंडल का होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। क्या? एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, इसको मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है बैरोमीटर का। किसका उपयोग किया जाता है? बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा होने वाला है 45। क्वेश्चन है हमारा कि भारी जल यानी हेवी वाटर का जो है रासायनिक नाम क्या होता है? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ हेवी वाटर? ऑप्शन है हाइड्रोजन ऑक्साइड, उसके बाद ड्यूटेरियम ऑक्साइड, या लिथियम ऑक्साइड, या सोडियम ऑक्साइड। क्या होगा इसका आंसर? इसका जो आंसर की बात करें तो हो जाएगा ड्यूटेरियम ऑक्साइड। क्या हो जाएगा? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। इसका फार्मूला की अगर बात करें तो ये हो जाएगा D2O। ये क्या होता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। बात करते हैं इसका उपयोग जो होता है परमाणु रिएक्टर में जो है मॉडरेटर के रूप में किया जाता है। तो किसके रूप में किया जाता है? मॉडरेटर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। किसका? D2O का। बात करते हैं इसकी खोज किसने किया था? तो अगर D2O की खोज की बात करें तो इसका सबसे पहले खोजा किसने था? यूरे ने। किसने खोजा था इसे? यूरे ने खोजा था। इसको भी याद रखिएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है 46। चलिए, क्वेश्चन है हमारा गाजर में प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? Which विटामिन इज फाउंड इन अबेंडेंस इन कैरेट्स? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा विटामिन ए। विटामिन ए जो होता है गाजर में भर भर के पाया जाता है। बात करते हैं विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इससे रिलेटेड जो रोग होते हैं वो होते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है। बात करते हैं इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? साइंटिफिक नेम क्या है रेटिनॉल का? तो इसका साइंटिफिक नेम होता है वो रेटिनॉल। क्या होता है? रेटिनॉल होता है। इसको भी याद रखिएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है 47। चलिए, 47 नंबर का जो क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन न्यूटन के किस गति के नियम को जड़त्व का नियम यानी लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता है? ऑप्शन है आपके पास प्रथम नियम यानी फर्स्ट लॉ को, फर्स्ट लॉ, या सेकेंड लॉ, या थर्ड लॉ, या नन ऑफ दीज। क्या होगा इसका आंसर? इसका जो आंसर हो जाएगा ये फर्स्ट लॉ ही होगा। फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता है। बात करते हैं बल की परिभाषा यानी डेफिनेशन ऑफ फोर्स, ये भी किससे निकल के आता है? न्यूटन के फर्स्ट लॉ से निकल के आता है। क्या निकल के आता है? डेफिनेशन ऑफ फोर्स। डेफिनेशन ऑफ फोर्स ये किससे निकल के आता है? तो ये निकल के आता है फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन के। बात करते हैं बल का जो है व्यंजक क्या होता है यानी फोर्स इक्वल टू क्या होता है? तो ये बताए थे मास इक्वल टू एक्सलरेशन। ये होता है फोर्स का फॉर्मूला। ये किससे निकल के आया है? न्यूटन के फर्स्ट लॉ से। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 48। चलिए, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है एल्युमिनियम का जो प्रमुख अयस्क और क्या होता है? व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ एल्युमिनियम? प्रिंसिपल और ऑफ एल्युमिनियम। ऑप्शन है आपके पास हेमेटाइट, उसके बाद बॉक्साइट, उसके बाद है मेलाचीट, मेलाचाइट, या सिनेबार। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा बॉक्साइट। बॉक्साइट जो होता है वो एल्युमिनियम का प्रमुख ओर होता है। बात करते हैं एल्युमिनियम की जो होते हैं पृथ्वी की पपड़ी क्रस्ट में पाई जाती है। एल्युमिनियम कहाँ पाई जाती है? अर्थ के क्रस्ट में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? अर्थ के क्रस्ट में ये पाई जाती है। बात करते हैं जो सिनेबार, ये किसका ओर है? अगर इस सिनेबार की बात करें तो ये किसका ओर है? तो ये ओर है सिनेबार, ये होता है मरकरी का। किसका होता है? मरकरी का ओर होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन है हमारा बाइल जूस यानी पित्त रस का जो है
पित्त का जो निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? इन विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज बाइल प्रोड्यूस? ऑप्शन है पैनक्रियाज, लीवर, उसके बाद है गैल ब्लैडर या स्टोमच। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा लीवर। लीवर में जो होता है बाइल जूस का फॉर्मेशन होता है। बात करते हैं स्टोर ये कहाँ होता है? पित्त रस जो होता है स्टोर ये कहाँ होता है? तो ये स्टोर होता है गैल ब्लैडर में। किसमें होता है? अगर इसकी बात करें बाइल जूस की, अगर स्टोरेज की बात करें, स्टोरेज स्टोर कहाँ होता है? ये गैल ब्लैडर यानी पित्ताशय में। कहाँ? पित्ताशय में यानी गैल ब्लैडर में इसको स्टोर किया जाता है। बात करते हैं यह वसा के इमल्सिफिकेशन में मदद करता है। तो ये जो बाइल जूस होता है ये वसा के, किसके? वसा के यानी फैट के जो होता है इमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है। किसमें? इमल्सिफिकेशन में। ठीक है, इमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है, इसको भी याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला 50 और हाफ सेंचुरी हमारा लगने वाला है। चलिए बताइए। क्वेश्चन है हमारा, विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है किस धातु का बना होता है? द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ विच मेटल? ऑप्शन है कॉपर, एल्युमिनियम या टंगस्टन या आयरन। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा टंगस्टन। टंगस्टन जो होता है यही जो होता है विद्युत बल्ब का फिलामेंट इसी का बना होता है, टंगस्टन का। बात करते हैं टंगस्टन की, अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, इसकी अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो ये कितना होता है? ये होता है तकरीबन 3422 डिग्री सेल्सियस। 3422 डिग्री सेल्सियस। बात करते हैं इसके अंदर, ये जो बल्ब होता है विद्युत बल्ब, इसके अंदर कौन सी गैस भरी होती है? तो इसके अंदर जो गैस भरी होती है आर्गन, आर्गन भरी होती है या भरी होती है नाइट्रोजन। यही दोनों गैस भरी होती हैं जिससे बल्ब जो होता है जल्दी ख़राब नहीं होता है। तो ये लग चुका है हमारा हाफ सेंचुरी। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये था हमारा टॉप जो है, हमारा क्या था? टॉप 50 क्वेश्चन किसका था? जीएस का था, ओनली जनरल साइंस का। अब जो हमारा टॉप 50 क्वेश्चन होने वाला है वो होने वाला है जीके का। इसका